एवरीवन, मैं कुलदीप सिंह राठौर। गेट 2020 ऑल इंडिया रैंक 29, गेट 2019 ऑल इंडिया रैंक 478। एंड जब मैं प्रिपेयर कर रहा था सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तब मेरी आईआईटी दिल्ली में एमटेक परसिंग थी। एंड उसके साथ में मैंने दीवाना आईएएस एंड गेट चैनल पे एज ए फैकल्टी भी वर्क किया था। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ जिससे स्टूडेंट्स को फ्री में मटेरियल अवेलेबल हो सके। जो ये नवीन भैया का इनिशिएटिव है उसकी से हम आपकी हेल्प कर पाएँ। तो आईसी इंजन के 4 लेक्चर अभी तक आ चुके हैं। उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एक्सपेंशन रेशियो पढ़ा था। अब उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को डीप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके डीप लेवल तक समझे हुए हैं तो श्योरली आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या फिर कॉन्सेप्ट की मिस्टेक होती है, क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उन सब की एक ही बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट आपके वीक रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके मिस्टेक वाले कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई आपने मिस्टेक छोड़ दी है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, देन अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो आपको श्योरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। और एक बार भी सब्जेक्ट पढ़ के अगर आप 3 to 4 टाइम भी रिवाइज करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको वो सब्जेक्ट याद रहेगा। ओके, तो आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही 10 to 12 अच्छे डाउट्स कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं तो उन डाउट्स को मैं एक वीडियो बना के शेयर करूँगा। उनमें सारे के सारे जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो व्हाट्सअप वगैरह पे ग्रुप की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपने क्वेश्चंस के डाउट पूछिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम भी उसमें हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है आज का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन पी एंड टी एंड वी एंड टी फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले पी एंड टी यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए रिलेशंस डेवलप करना है। जो रिलेशन हम डेवलप करेंगे वो हमारा थ्रू आउट द आईसी इंजन, पावर प्लांट, रेफ्रिजरेशन सब में हमारा ये काम आने वाला है। सो दैट्स वाई ये रिलेशन आप यूज भी करते हैं। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पहले ही पढ़ रखा है तो भी मैं एक बार आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कोस्टेंट। ओके, जैसे अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें हम पीवी इज इक्वल टू कोस्टेंट लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम आइसोबेरिक की बात करते हैं तो उसमें हमारा प्रेशर कोस्टेंट होता है। उन डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हमारे निकलते हैं। तो एडियाबेटिक के लिए हमारा जो रिलेशन है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी है। अब अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि सी तो एक कोस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। क्योंकि जो P1 एंड V1 की पावर गामा है वो कोस्टेंट रहने वाला है, तो सिमिलरली P2 एंड V2 की पावर गामा जो है वो भी कोस्टेंट रहेगा। तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस तरीके की रिलेशंस होते हैं तो हम उसको ऐसे 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, कितने के लिए भी अकॉर्डिंग टू और नीड यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हमने देखा तो हमारा P1 V1 की पावर गामा एंड P2 V2 की पावर गामा हमारा इक्वल आ गया है। यहाँ से हमने P2 बाई P1 का रेशियो निकाला है। तो P2 बाई P1 का रेशियो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट ए आती है, जिसमें हमें मिलता है P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 की पावर गामा। ओके, तो यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन मिला। इसको हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी जो होता है वो हमारा एमआरटी के इक्वल होता है। जो हमारा पीवी होता है वो हमारा एमआरटी के इक्वल होता है। और वहाँ से हम अगर देखते हैं तो हमारा जो एम है मोलिकुलर मास, या फिर जब हम इसको एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी कि मोल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी है
है उसमें एम एंड आर है, वो पर्टिकुलर अगर हम एक क्वांटिटी फिक्स कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर गैस की, तो उसका जो गैस कांस्टेंट आर होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा और उसका जो क्वांटिटी हम लेंगे वो भी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो उस पर्टिकुलर गैस की एक पर्टिकुलर स्टेट कंडीशन फर्स्ट से अगर हम कंडीशन सेकंड यानी कि वन कंडीशन से टू कंडीशन तक अगर मूव कर रहे हैं तो हमारे जो चेंजेज होंगे एम एंड आर में कोई चेंजेज नहीं होगा, और उससे हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज करके P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2 लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर P1V1 डिवाइडेड बाई T1 और P2V2 डिवाइडेड बाई T2 से हमें क्या मिलेगा, उससे ये मिलता है कि ये जो P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2 है, ये हमारा MR के इक्वल होगा। यानी MR के इक्वल जब होगा वो कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम P2 बाई P1 की वैल्यू अगेन कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से जब हम P2 बाई P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2 आएगा। ओके, तो P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ओके, तो यहाँ से आपको एक पर्टिकुलर सेकंड ए इक्वेशन मिली है। अब इस सेकंड ए इक्वेशन को और फर्स्ट ए इक्वेशन का हम यूज करेंगे, और वहाँ से हमें पता चला है कि जो सेकंड ए इक्वेशन है इसमें हम P2 बाई P1 की जगह जो हमारा फर्स्ट ए इक्वेशन में आया था V1 डिवाइडेड बाई V2 की पावर गामा, उसको रिप्लेस कर देंगे, और उसको रिप्लेस करने के बाद हमें मिलेगा V1 डिवाइडेड बाई V2 की पावर गामा इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर 1 इंटू T2 बाई T1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो V1 बाई V2 है जो सेकंड T2 की साइड है उसको वापस इधर मूव कर देंगे। तो जब इसको मूव करेंगे तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो आप देख पा रहे होंगे, जो थर्ड इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमने इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए तो उसको -1 लिखेंगे, और देन उससे हमें V1 बाई V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 मिलेगा। ओके, एंड देन हम देखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट ए इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट ए इक्वेशन को समझ पा रहे होंगे तो वहाँ पे P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा था। तो उसी का यूज करते हुए हमने क्या किया कि जो हमारा V1 बाई V2 है इसकी जगह हमने P2 बाई P1 रिप्लेस कर दिया है। V1 बाई V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 बाई V2 की जगह फर्स्ट ए इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, P2 बाई P1 की पावर 1 बाई गामा। यहाँ से आप जो गामा है उसको P2 बाई P1 की तरफ लेके जाएंगे तो वो 1 बाई गामा हो जाएगा, और V1 बाई V2 आपका आ जाएगा P2 बाई P1 की पावर 1 बाई गामा। तो यहाँ से अगर आप उसको सोल्व करते हैं तो P2 बाई P1 की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू T2 बाई T1 आ जाएगा। एंड ये अगर आप इसको भी P2 बाई P1 को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आपको वो T2 की पावर में मिल जाएगा, जो आप T2 की पावर में इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आप एक पर्टिकुलर इक्वेशन आपको मिल जाएगी टेम्परेचर की फॉर्म में और प्रेशर की फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा -1। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपकी जनरेट होती है, जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है लेकिन आप समझ पाएंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको तीनों के अंदर इक्वेशन मिल जाएगी, और उस इक्वेशन का यूज अगर आप करते हैं थर्मोडाइनेमिक्स में, रेफ्रिजरेशन में, आईसी में, पावर प्लांट में, हर जगह आपकी वो इक्वेशन यूज आती है जो आइडियल गैस के लिए अप्लाइकेबल है। तो यहाँ से हमने किसके बीच में रिलेशन लाया है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर एंड प्रेशर भी आप देख सकते हैं। तीनों के बीच में हमने ये रिलेशन लिया है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की लगाने की जो हम इस इक्वेशन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो कंडीशन जो है, एक तो एडियाबेटिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, आपका आइडियल गैस इक्वेशन उस पर अप्लाइकेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए ही ये इक्वेशन मान्य है। ओके, तो यहाँ से हमने एक पर्टिकुलर रिलेशन बनाया है। अब हम आगे मूव करते हैं जो कि हमारा आईसी इंजन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और उससे हम
इंटर करते हैं हमारे डिफरेंट साइकिल के अंदर। तो देखते हैं पहला जो हमारा साइकिल है वो ऑटो साइकिल है। तो जो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, वर्किंग ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल और ऑटो साइकिल। ओके, तो हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल और ऑटो साइकिल। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें आप देख रहे होंगे द एडियाबेटिक कंप्रेशन 1 से 2। इसमें जो हमारा कंप्रेशन होगा वो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जो भी हमारा कंप्रेशन होगा और जो एक्सपेंशन होगा दोनों के दोनों ही हमारे एडियाबेटिक होंगे। तो द एडियाबेटिक कंप्रेशन जो कि 1 से 2 होगा, अगर आप आगे ग्राफ देख रहे होंगे तो जो 1 से 2 हमारा ग्राफ में आपको पॉइंट दिख रहा है ये आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन है। और ये आपको पता है कि जब हम एडियाबेटिकली किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे यानी कि उसकी कंप्रेशन के बाद उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो उनका जो रिलेशन है वो एडियाबेटिक इक्वेशन के हिसाब से आएगा, यानी कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी, जो कि उसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा जो 1 से 2 के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसे ही अगर हम देख रहे हैं तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में आपको कुछ डाटा लिखा हुआ है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन जब आप करेंगे पॉइंट 1 के अंदर जो दिख रहा है वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होगी और प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि कंप्रेशन के बाद प्रेशर हमेशा बढ़ेगा और वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होगी। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है और प्रेशर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है एंड देन एडियाबेटिक इक्वेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो एंथैल्पी जो हमारी होगी वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सॉरी, एंट्रोपी जो होगी आपकी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, एंथैल्पी में तो चेंजेस आएंगे ही, लेकिन एंट्रोपी जो होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। तो जब आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो आप क्या समझेंगे, जो इसके ग्रीन बॉक्स में जो लिखा हुआ है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सेकंड हमारा प्रोसेस है द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस जो कि 2 से 3 के बीच में हो रहा है। तो ग्राफ में देखिए 2 से 3 के बीच में हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन कर रहे हैं। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन कर रहे हैं तो जो इस ग्राफ की एक्स एक्सेस है उस पर वॉल्यूम लिया हुआ है और जो वाई एक्सेस है उस पर प्रेशर है। तो 2 से 3 अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम जा रहे हैं यानी कि 2 से 3 एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि जो वी एक्सेस है उससे 90 डिग्री एंगल पे होगी, जो ये शो कर रही है कि 2 से 3 के अंदर वॉल्यूम का कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो 2 से 3 हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसमें जो हम मेजर चेक कर रहे हैं वो वापस मैंने लिखे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब हम अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए उसमें हीट ऐड कर रहे हैं तो आपका श्योर है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से वॉल्यूम के कांस्टेंट होने के कारण रैंडमनेस बढ़ेगी और रैंडमनेस बढ़ने के कारण क्या होगी, आपकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ओके, तो ये आप ग्राफ की जो पोजीशन है उसमें 2 से लेके 3 तक जो प्रोसेस करेंगे उसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिलेगा। ये भी मैंने ग्रीन बॉक्स में समझाया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है। इसको लिखने का मकसद है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और अगर आपको ये याद ना हो, वैसे तो आप ग्राफ से भी याद रख सकते हैं ओनली ग्राफ क्रिएट करके, लेकिन अगर ग्राफ से भी याद नहीं होता है तो आप इस पर्टिकुलर ग्रीन बॉक्स को याद रखेंगे तो भी आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद द थर्ड पॉइंट है द एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो जैसा हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन था वैसे ही हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं तो जब कोई चीज़ एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा और प्रेशर उसका डिक्रीज होगा, एंड प्रेशर डिक्रीज होगा साथ में टेम्परेचर उसका डिक्रीज होगा। एंड जो क्योंकि जो एरिया है एक्सपेंशन के बाद बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर है वो आपका थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो पहले टेम्परेचर था वो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में था, जब वॉल्यूम बढ़ी तो वो टेम्परेचर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज़्यादा एरिया वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। और जो एंट्रोपी हमारी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ये आप प्रोसेस 3 से 4 में देख रहे होंगे, ग्राफ इसका सिमिलर बनेगा जैसे 1 से 2 में था वैसे ही 3 से 4 में बनेगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट होगा, क्योंकि 3 से 4 में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को
बढ़ा रहे हैं और प्रेशर को कम कर रहे हैं। ओके, तो और जो ग्राफ का क्रिएशन होगा वो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी से ही होगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, जो कि 4 से 1 से होने वाला है। जैसा हमारा हीट एडिशन का प्रोसेस था, जस्ट उसके अपोजिट अब हम हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जो हीट को रिजेक्ट करेंगे उसमें आपका वॉल्यूम वापस कांस्टेंट है, प्रेशर आपका यहाँ पे रिड्यूस होगा, टेम्परेचर भी यहाँ पे आपका रिड्यूस होगा, और जो एंट्रोपी है वो आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण रेंडमनेस कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, और रेंडमनेस कम होने के कारण आपकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा ऑटो साइकिल का ग्राफ जो है वो इस तरीके से क्रिएट होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि काफ़ी सारी जगह पे आपको डायरेक्ट ग्राफ बना के दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राफ को एक्सप्लेन किया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। होपफुली आप लेक्चर्स को इन्जॉय कर रहे हैं। तो अब देखिए, स्लोप 1 से 2 जो है वो कभी भी 3 से 4 के इक्वल नहीं होगी। स्लोप 1 से 2 3 से 4 के इक्वल अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज अब स्लोप 1 से 2 अगर इक्वल हो जाएगी और 3 से 4 के, तो जो हीट जितनी हम ऐड कर रहे हैं उतनी हीट रिजेक्ट होगी, क्योंकि एक तरीके से हमारा जो 1 और 4 है और 3 से 2 है ये पैरेलल है, और जब ये दोनों भी इक्वेट होगी तो दोनों के दोनों पैरेलल क्वांटिटी होगी, यानी कि जितनी हीट आपकी ऐड हो रही है उतनी ही हीट आपकी रिजेक्ट हो रही है। और उसके रिजेक्ट होने के कारण क्या होगा, आपका वर्क डन तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि जो वर्क डन होगा वो आपका हीट एड माइनस हीट रिजेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन होगा, तो वर्क डन 0 मिलेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि स्लोप 1 से 2 3 से 4 के इक्वल नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, हम उसमें इसको इक्वल शो कर रखे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो वहाँ पे, और थ्योरेटिकली भी अगर हम वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये स्लोप इक्वल नहीं होगी। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे ऑटो साइकिल का, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है उसका पीवी डायग्राम, जो कि ऑलरेडी मैंने समझाया है। इसके बाद अगर आप इसका टीएस डायग्राम क्रिएट करेंगे तो टीएस डायग्राम की आपका वैसे ही होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जब हमने चारों पॉइंट देखे थे तो टेम्परेचर का जो चेंजेज आ रहा था और जो एंट्रोपी का जो चेंजेज आ रहा था वो दोनों ही मैंने वहाँ पे मेंशन किए हैं। आप लास्ट में जाके देखिएगा कि फर्स्ट कंडीशन में टेम्परेचर और आपका जो एंट्रोपी है उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसी के हिसाब से आपका ग्राफ क्रिएट होगा। क्योंकि फर्स्ट वाला जो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो आपका कांस्टेंट एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, तो दैट्स वाई एंट्रोपी कांस्टेंट थी और टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो 1 से 2 आपका क्या हो रहा है, ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, फिर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। सिमिलर जैसे आपने पीवी डायग्राम समझा है, अगर आपको पता है कि टेम्परेचर और एंट्रोपी उस प्रोसेस में क्या चेंजेस ला रही है, देन आप इजीली ग्राफ क्रिएट कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद अगर हम मूवमेंट करते हैं इफ़िशियंसी के अंदर, तो एज यू नो इफ़िशियंसी जो होती है हमारी ऑटो साइकिल के केस में, वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे NV से लिखा हुआ है, आप इसको NO समझिएगा, ये लिखने में मिस्टेक है। तो आपको ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, आपको ये ध्यान रखना है ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी को ही NV से डिफाइन किया हुआ है। तो जो इफिशियंसी है वो क्या होगी आपकी, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट एडेड। ये आपकी जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइड है, उस प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो होते हैं इन आईसी इंजन और जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं, ज़्यादातर केसेस में जो आपकी आईसी इंजन है उसमें श्योर आपके जो केसेस हैं उनमें वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट ऐड होगी। और अगर हम जो वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस है उनमें इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला COP की फॉर्म में आ जाता है एंड समहाउ डिफरेंट होता है। ओके, और इसका जस्ट रेशियो फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है कि जो ऑटो साइकिल है उसकी इफिशियंसी को आप वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब लिखेंगे, एंड यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो हीट हीट एडेड या हीट अब्जॉर्ब है उसका अगर आप हीट रिजेक्शन से डिफरेंस ले लेंगे तो वही आपका वर्क डन के इक्वल होगा। तो N ऑटो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट एडेड। ये आपने क्या किया है कि वर्क डन को पुट कर दिया हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, एंड देन उसको रेशियो फॉर्म में लिख लिया है, तो 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाई हीट एडेड। अब देखिए,
आपको पता है कि जो आपने हीट ऐड की थी और जो हीट रिजेक्ट की थी, दोनों ही देखेंगे और अगर अच्छे से समझेंगे तो जो एनवी है उसमें हीट जो रिजेक्ट हो रही है, आपका जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। और जो हीट एडेड हो रहा है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। तो हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है, हीट रिजेक्ट कैसे समझेंगे, इनिशियली जो टेम्परेचर था और उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, यानी कि जो T4 आपका इनिशियल टेम्परेचर है जब हीट रिजेक्ट हो रही है, और T1 फाइनल टेम्परेचर है हीट रिजेक्ट होने के बाद। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक आपकी हीट जो आएगी वो आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पर आएगी। ऐसे ही जो हमारा हीट एडेड है उसमें सिमिलरली जो फाइनल टेम्परेचर है वो T3 है, इनिशियल टेम्परेचर T2 है, और इसी की वजह से स्पेसिफिक हीट जो आ रही है वो आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। तो इसको आपने क्या किया है, एम सी टी डेल्टा टी की फॉर्म में लिख दिया है। देन एम सी डेल्टा टी आपका हीट एडेड और हीट रिजेक्ट की फॉर्म में है। देन आप उसमें जो मास है वो आपका फिक्स रहने वाला है किसी भी पर्टिकुलर साइकिल के लिए, वो आपका कट जाएगा। CV भी आपका फिक्स रह रहा है, दैट्स वाई वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। अब देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऑब्जर्व होगी कि पर्टिकुलर ये जो रिलेशंस आपका आया है वो रिलेशन आपका कैसे जनरेट हो रहा है, कि आपने इसको एक पर्टिकुलर हीट एडेड एंड हीट रिजेक्ट प्रोसेस के तौर पे आपने इसको समझने की कोशिश की है। ओके, एक मिनट, जस्ट सम पेज आपके मिसमैच हो गए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका कैलकुलेट हुआ है उसके बाद आप क्या करेंगे कि T4 माइनस T1 यानी कि 1 माइनस T4 माइनस T1 एंड डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 है, इसमें से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इधर से आप T1 कॉमन लेंगे और इधर से आप T3 कॉमन लेंगे। देन यहाँ पे आपका TS ग्राफ काम आएगा, क्योंकि देखिए T3 जो है, T3 और T4 जो है उस पर जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, और 1 और 2 पे भी आपका टेम्परेचर डिफरेंट है। देन आप क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली आपको समझना पड़ेगा इसको एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो का यूज करते हुए, जहां से आपको T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो वो कैसे निकालेंगे उसी को समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है वो हमारा क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू V1/V2। ओके, तो जो कंप्रेशन रेशियो R होता है आपका वो क्या होता है, V1/V2। क्योंकि हमने देखा था कंप्रेशन रेशियो जब हमने पढ़ा था, तो लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई स्मॉलर वॉल्यूम। तो लार्जर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ग्राफ से कौन सी वॉल्यूम ज़्यादा है, आपकी 1 वाली, एंड जो आपकी सेकंड जो पॉइंट है वो आपका 2 पॉइंट है, वहाँ पे वॉल्यूम आपकी कम है, तो जो आपका कंप्रेशन रेशियो V1/V2 हो जाएगा। देन एक्सपेंशन रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो आपका V4/V3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंशन रेशियो है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा V4 है, लार्जर वॉल्यूम V4 है एंड स्मॉलर वॉल्यूम V3 है, तो V4/V3 आपका वो रेशियो होगा। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो रेशियो है आपका V1/V2 और वही V4/V3 रेशियो आपका इक्वल है, क्योंकि आप देखेंगे दोनों ही आपके PV बराबर गामा बराबर C से आ रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा इस ग्राफ से, जितनी आपकी 2 पे वॉल्यूम है उतनी आपकी 3 पे वॉल्यूम है, और जितनी आपकी 4 पे वॉल्यूम है उतनी ही आपकी 1 पे वॉल्यूम है। दैट्स वाई आप इसके रेशियो को इक्वेट लिख सकते हैं। V4/V3 का रेशियो और V1/V2 का रेशियो आपका R के इक्वल ही आने वाला है। अगर आप इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू 1/R आपका आ जाएगा। देन हमने जो एक फॉर्मूला रिलेशन बनाया था वो अब यहाँ पे यूज आ रहा है। वहाँ पे हमने देखा था कि T2/T1 जो था हमारा, या T1/T2 था, उन दोनों का रिलेशन देखा था, वो आया था आपका V2/V1 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप V2/V1 को क्या लिख सकते हैं, 1/R, तो वो
1/r गामा माइनस वन। सिमिलरली अगर आप T4/T3 के लिए भी उस रिलेशन का यूज करेंगे तो T4/T3 इज इक्वल टू V3/V4 गामा माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस वन। तो जो T4/T3 है और T1 माइनस T2 है, दोनों ही आपके किसके इक्वेट आ गए, 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस वन। तो वो आप बी एंड सी इक्वेशन से देख रहे होंगे। एंड देन हम क्या कर सकते हैं कि जो 1 माइनस आर है, देयर फोर इज इक्वल टू 1 माइनस आर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T4/T3 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। अब देखिए, अगर आपको ये रिलेशन आ गया है तो आप इसको फ्रॉम एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके, यानी कि जब आप इसको आगे भी ध्यान रखिएगा, हमेशा जब आप A/B और C/D का रेशियो होता है तो आप उसको A माइनस सी डिवाइडेड बाई B माइनस डी का रेशियो भी लिख सकते हैं। ये आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन से आता है। अगर आपका मैथमेटिक्स एल्जेब्रिक अच्छा है तो आप इस इक्वेशन को जानते होंगे। उसका ही हमने यूज किया। जब हमारे इस फॉर्म में होगा तो हम इसको T4 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 के इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके, आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2.5, इसको आप 8 माइनस 5 यानी 3 एंड आपका 4 माइनस 2.5 1.5, तो सेम आपका 2 का रेशियो ले रहा है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो उसका हमने यूज किया है। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 है, उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या लिख देंगे इस इक्वेशन से, 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस वन। इक्वेशन डी का हम यूज करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फाइनली जिसका हमें इंतजार था और जो हमारे एग्जाम में काम आएगा, वो केवल और केवल हमारा इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हमारे पास काम आने वाला है, जो कि एन ऑटो ब्रैकेट में बंद है। एन ऑटो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर गामा माइनस वन। ओके, तो 1 माइनस 1 की पावर आर ब्रैकेट गामा माइनस वन। तो आपको ये याद रखना है। एंड इसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। बस होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। कभी कभी आपको केवल इनिशियल कंडीशन दी होती है, यानी कि फर्स्ट पे कंडीशन दी होती है, देन आपको आपका जो गामा है उसका यूज करना होता है, कंप्रेशन रेशियो दिया होता है उसका यूज करना होता है, और सेकंड की कंडीशन निकालनी होती है। तो वो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट P&T रिलेशंस वगैरह देखे, उसके बाद हमने ऑटो साइकिल देखा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएंगे वो डीजल साइकिल के बेसिस पे आने वाले हैं। काफ़ी अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे टेक्स्ट छोड़ दीजिए, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एंड होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कभी कहीं कहीं पे हो सकता है कि समझाते वक्त थोड़ा मिसमैच हो गया होगा, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करें, बस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि वी ऑल आर इन लर्निंग फेज। हम भी सीख रहे हैं, आपको सिखा कोशिश कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडी, गोइंग वेल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइज।